Hi everyone and welcome everyone to your own channel Instant Education। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे जनरल से क्वेश्चंस जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एमटीएस एग्जाम्स के लिए एज वेल दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जीके के क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। That is, which ruler of the ancient India was known for his assembly of scholars called the Navratnas of nine gems? कौन से ऐसे रूलर थे जिनको 9 gems रखने का, 9 gems जिन्होंने अपने कोर्ट को, अपनी सभा को 9 gems माने 9 स्कॉलर्स, 9 विद्वानों से उन्होंने अपने कोर्ट को सजा के रखा था। तो नवरत्न रखने वाले कौन से ऐसे इंडियन रूलर थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोका, ऑप्शन डी हर्ष। समुद्रगुप्त क्या थे? समुद्रगुप्त वाज द सेकंड एम्परर ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के जो सेकंड एम्परर थे समुद्रगुप्त थे, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया माने जाते हैं ये। और ये चंद्रगुप्त वन के बेटे थे। समुद्रगुप्त वाज सन ऑफ गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त वन। ठीक है, तो ये तो इनके बारे में हो गया। एंड नेक्स्ट इज अशोका। अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट वाज द थर्ड किंग ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, ये मौर्यन एम्पायर के थर्ड एम्परर थे और इन्होंने ही धम्मा के जो डेवलप कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया था अशोका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हर्ष। हर्षवर्धन वाज द एम्परर ऑफ कन्नौज। 1600 अप्रैल 1606 से लेके अंटिल हिज डेथ, अपने डेथ तक 647 तक हर्ष जो है वो कन्नौज के एम्परर बने रहे। तो और ये ही वाज द सन ऑफ प्रभाकर वर्धन, जो थानेश्वर के राजा थे, लास्ट किंग ऑफ थानेश्वर थे। ही वाज द लास्ट किंग ऑफ थानेश्वर, प्रभाकर वर्धन के बेटे थे हर्ष। अब चंद्रगुप्त टू के बारे में क्या है? चंद्रगुप्त टू वॉज नोन फॉर हिज डीप इंटरेस्ट इन आर्ट एंड कल्चर। इनका आर्ट एंड कल्चर में बहुत डीप इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा कला और संस्कृति जिसे हिंदी में बोलते हैं, कला और संस्कृति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और इनको हिस्ट्री में विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। विक्रमादित्य के नाम से ये प्रसिद्ध हुए, और इन्हीं के टाइम में फायान जो चाइनीज ट्रैवलर थे, फायान, वो आए थे। तो आपका आर्ट एंड कल्चर में जिनका इंटरेस्ट था उन्होंने ही, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनका जो है वो आर्ट एंड कल्चर सबके बारे में इसलिए मैंने बताया क्योंकि आपको अंदाजा हो जाए। चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त टू को जो है वो आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट था, इसीलिए इन्होंने ही 9 gems का बंदोबस्त अपने कोर्ट में रखा था। सो ये करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Okay, now the next question is, which act was responsible for the separation of Burma from India in 1937? कौन सा एक्ट था जो बर्मा, जो कि म्यांमार है, उसको ना इंडिया से 1937 में अलग किया? ना ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ऑप्शन सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड ऑप्शन डी वन टेक कैंसल्ड रिफॉर्म्स। 1919 का जो गवर्नमेंट एक्ट था, इट वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हुआ था, एंड इट वाज पास्ड टू एक्सपैंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माने भारतीय शासन में, माने ब्रिटिश शासन में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को मौका देने के लिए, पार्टिसिपेशन देने के लिए, मौका देने के लिए ये एक्ट पास हुआ था, क्योंकि तब तो आजाद नहीं हुआ था देश। तो जो यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट थी, वहां पे ये एक्ट पास किया गया था कि इंडियंस लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में ज्यादा से ज्यादा हो। और 1947 का एक्ट क्या है? 1947 तो बट नेचुरल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा हुआ था। इट वाज एन एक्ट विच वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन जुलाई 5th 1947। जुलाई 5th 1947 में ये एक्ट पास हुआ था, और इसमें क्या था? इट वाज, इट्स एम वाज टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन to the newly independent dominions of India and Pakistan। उस समय 1947 में इंडिया पाकिस्तान दो देश बन गए थे, तो जो भी ब्रिटिश का जो पावर है वो सारा ट्रांसफर हो जाए, सारी जो
अधिकार है, पावर है, वो सब इन दोनों देशों में बढ़ जाए, इस चीज का इसी चीज के बारे में ये एक्ट पास हुआ था। एंड मॉन्टेग्यू केम्स फॉर रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू केम्स फॉर रिफॉर्म्स क्या है? ये इसमें भी बहुत खास बात है। मॉन्टेग्यू इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स के लिए किया गया था। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था, जो क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान था, संविधान में कुछ सुधार करना था। इन सुधारों में जैसे कुछ चीजें थी उसमें, जैसे भारतीयों को रिप्रेजेंटेटिव बनाना, और ब्रिटिश में ब्रिटिश की जो सिविल सर्विसेज है उसमें भारतीयों को, इंडियंस को शामिल करना, और इंडिया में जो ब्रिटिश लोगों का कम से कम लेना, ये चीज था मॉन्टेग्यू केम्स फॉर रिफॉर्म्स में। तो जो 1937 में जो बर्मा और म्यांमार को जो पास किया, जो जो एक्ट पास हुआ था, अलग किया था, वो था आपका इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो ये करेक्ट ऑप्शन इज 1935। सबके बारे में मैंने इसलिए बता दिया जैसे कि आपको बाय चांस कोई और क्वेश्चन फॉर्म करके आए तो यू कैन इजिली आंसर देम। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. So you're correct in this question. The correct option is option B, that is 1935. Okay. Now the next question. The Anarchical and Revolutionary Crimes Act is more popularly known as which act? Anarchical and Revolutionary Act जो है, इसको रॉलेट एक्ट भी बोला जाता है। ये अच्छा करेक्ट ऑप्शन मैंने बोल दिया। एनीवे, तो डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन बोल दिया तो मैं बता दूं को रॉलेट एक्ट क्या है। इट वाज passed by Imperial Legislative Council in Delhi 1919 में ये पास हुआ था। 1919 में, याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में। इसमें ब्रिटिश लोगों को पावर दिया गया था कि दे कैन अरेस्ट एनीवन विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 2 years। माने ब्रिटिश लोगों को ये पावर मिल गया था कि वो किसी को भी कैद कर सकते हैं, किसी को भी बिना ट्रायल के वो किसी को भी कैद करके रख सकते हैं 2 साल तक, और किसी को भी विदाउट वारंट वो किसी को डिटेन कर सकते हैं, कहीं भी विदाउट वारंट, बिना वारंट के कहीं भी सर्च कर सकते हैं, जो कि गलत है। ये सब पावर ब्रिटिश वालों को इस एक्ट के द्वारा मिला था। तो ये एक्ट जो था ये पास हुआ था 1919 में, जिसमें उन्होंने ये सारे पावर्स अपने हाथ में लेने के लिए, ये ब्रिटिश वालों ने ही ये सब एक्ट पास किया था 1919 में। सो एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, जस्ट रॉलेट एक्ट। Now the next question is, who was the Viceroy of India during the second roundtable conference held in London in 1931? Lord Linlithgow, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड वेवर। इनमें से जो कौन से ऐसे वाइसरॉय थे जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे लंदन में, जो 1931 में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो कब वाइसरॉय थे? लॉर्ड लिनलिथगो वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में। तो जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तब थे लॉर्ड लिनलिथगो वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका, सॉरी, नेक्स्ट इज लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन was the senior British conservative politician of 1930s, and he was the Viceroy of British India from 3rd April 1926 to 18 April 1931। ठीक है, अब अंदाजा आपको हो गया होगा कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, 3rd April 1926 से 18 April 1931 तक थे लॉर्ड इरविन। और इन लॉर्ड इरविन का के बारे में बता दूं, जब गांधी जी जब सॉल्ट लॉ ब्रेक करने वाले थे तो लॉर्ड इरविन को ही इन्होंने इन्फॉर्म किया था अबाउट हिज इंटेंशन टू ब्रेक द अनजस्ट लॉ। ये जो कानून वो तोड़ने जा रहे थे, लॉर्ड इरविन को ही उन्होंने लेटर लिख के इन्फॉर्म किया था। और आपके है लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन जो थे, ही वाज लीडिंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फिगर ऑफ 19th सेंचुरी। लॉर्ड विलिंगटन जो है वो मिलिट्री फिगर थे। इनकी जो बैटल प्लान्स हैं आज भी मिलिट्री एकेडमीज में स्टडी की जाती है। बहुत सी माहिर, बहुत ही स्किलफुल जनरल थे ये। ठीक है, ही वॉज रिनाउंड फॉर हिज स्टनिंग डिफेंसिव स्किल्स। ठीक है, एंड लॉर्ड वेवल,
ये वाइस रॉय लॉर्ड वेवल, ये आपके वाइस रॉय थे फ्रॉम 1943 टू 1947। ठीक है, तो वेलिंगटन जो है वाइस रॉय नहीं थे। वाइसरॉय में केवल कुछ लोग जो इंडिया के बाद जो जितने वाइसरॉय हुए हैं उनके नाम अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं। लॉर्ड इरविन थे 1926 से 31, लॉर्ड लिनलिथगो थे 36 से 1944, लॉर्ड वेवल थे 1944 से 1947, लॉर्ड केम्सफोर्ड थे 1916 से 1921, और लॉर्ड रीडिंग थे जिन्होंने 1921 से 1926 तक सर्विस दी एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो वन टू मैंने कितने बोले, 5। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिंडनगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड केम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, ये लोग थे वाइसरॉय। विलिंगटन वाइसरॉय नहीं थे। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 1931 में कौन थे? आपका ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, क्योंकि ये बोला था 1931 तक ही ये वाइसरॉय थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज लॉर्ड इरविन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which session of the Indian National Congress was Purna Swaraj complete independence? पूर्ण स्वराज माने complete independence कब हुआ था? complete independence किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा पूर्ण स्वराज का उन्होंने रेजोल्यूशन लिया था। बॉम्बे सेशन 1920, कैलकाटा सेशन 1920, लाहौर सेशन 1929, लखनऊ सेशन 1916। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है लाहौर सेशन। ठीक है, लाहौर सेशन में रेजोल्यूशन ली गई थी पूर्ण स्वराज की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मतलब था उस समय, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस लॉन्च करने की सोची थी। मैंने 26 जनवरी को ही इन्होंने इसलिए रिपब्लिक डे मानने का सोचा था कि इसी को वो रिपब्लिक डे मनाएंगे। तो पूर्ण स्वराज का जो सेशन कौन से सेशन में लिया गया? ये था लाहौर सेशन 1929। So your correct option is Lahore session. Next is, in which Mughal emperor issued the farman allowing the British East India Company to trade duty free in Bengal? तो ये कौन से थे जिन्होंने ड्यूटी फ्री माने ट्रेड्स विदेशियों को, ब्रिटिश वालों को बिना बिना टैक्स चुकाए उन लोगों को आजादी दी थी, कि उनको हक दे दिया था, अधिकार दे दिया था कि वो लोग इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, इंडिया के साथ व्यापार कर सकते हैं। ये थे ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी फर्रुखशियार। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फरमान जिन्होंने जाहिर किया। फरमान, व्हाट इज फरमान? फरमान है क्या? एक रॉयल राजसी ऑर्डर है। इट इज अ रॉयल ऑर्डर विच इज गिवन बाय द किंग। ओके, तो ये फरमान जाहिर किया था। फरमान में क्या था? फरमान में ये ब्रिटिश वालों को ये अलाउ किया गया था, उनको ये परमिशन दी गई थी कि बिना टैक्स दिए, विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी, आप इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, इंडिया के साथ व्यापार कर सकते हैं। ये अलाउ कर दिया था फरमान में। तो ये कौन से एम्परर ने किया था? हालांकि इसमें बहुत बंगाल के साथ जब ये ड्यूटी फ्री बिना कस्टम ड्यूटी दिए उनको जब अलाउ किया गया था ब्रिटिश वालों को व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो काफी लॉस हुआ था। और उस समय जो बंगाल के जो नवाब थे कुली खां, उनका फुल नेम मुझे याद नहीं आ रहा है, यहाँ फुल नेम उनका था मुर्शीद कुली खां। यस, नवाब थे बंगाल के मुर्शीद कुली खां। वो उन्होंने आपत्ति की थी क्योंकि रेवेन्यू में लॉस, बहुत लार्ज लॉस हो रहा था। तो इसका इशू किसने किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने ही ये फरमान इशू किया था कि और ये कब किया था? 1687 में। 1687 में औरंगजेब ने ब्रिटिश वालों को अलाउ किया था कि ट्रेड बंगाल में आप बिना कस्टम ड्यूटी दिए आप ट्रेड कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हुआ औरंगजेब। ओके, now let's move to the next question. Next question. The Regulating Act of 1773 was the first step by the British Parliament to control the East India Company, but it primarily applied to which Indian state? Regulating Act 1773 में जो हुआ था वो पहला कदम था ब्रिटिश पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी में कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कब्जा जमाने के लिए। तो वो पहला उन्होंने कौन से इंडियन सिटी पे, भारतीय शहर पे उन्होंने ये चीज अप्लाई किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका कैलकाटा।
कैलकाटा में से ही उन्होंने अपना कंट्रोल करना शुरू किया था. Okay, so your correct option is option C, Calcutta. Now the next question: who among the following was the main architect behind the Arya Samaj movement? आर्य समाज मूवमेंट के लिए आर्किटेक्ट मैंने आर्य समाज जो बनाया था, इन किसने किया था, कौन थे इनमें से? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राममोहन रॉय एंड ऑप्शन डी श्री अरविंदो. स्वामी विवेकानंद कौन थे? स्वामी विवेकानंद का जो इनका जो बर्थ नेम जो था, इनका मेन नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, और डिसाइपल थे, शिष्य थे रामकृष्ण देव के, और दैट्स व्हाई ही इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन. स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के फाउंडर माने जाते थे. और नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद. Swami Vivekanand was famous for spreading religious and social reforms in India. माने इन्होंने एबोलिशन, सती रीमैरिज, सती प्रथा इन्होंने खत्म किया, विधवा विवाह इन्होंने शुरू किया. तो राजा राममोहन रॉय का तो ये हो गया. ठीक है. विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के फाउंडर थे, क्योंकि रामकृष्ण के भक्त भी थे, रामकृष्ण मिशन के फाउंडर थे. और राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा और पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, यानी he was called for the abolition of sati and remarriage of widows. और ये he was the founder of ब्रह्म समाज. ये जो राजा राम मोहन रॉय थे, इन ब्रह्म समाज क्वेश्चन में आ सकता है, ब्रह्म समाज के फाउंडर, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, तो आप कह सकते हैं द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज इज राजा राम मोहन रॉय. और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी. ठीक है. विवेकानंद का हो गया रामकृष्ण मिशन के फाउंडर, राजा राममोहन रॉय हो गए ब्रह्म समाज के फाउंडर, और अरविंदो घोष जो थे वो ये पोएट भी थे, महर्षि भी थे, नेशनलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे. एंड he was he was a journalist in editing newspapers such as वंदे मातरम में एडिटिंग करने का काम भी ये करते थे अरविंदो घोष. तो स्पिरिचुअल रिफॉर्मर थे ये. ठीक है. ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए काम करते थे. तो अरविंदो घोष भी ये नहीं हो गए. तो आपका करेक्ट ऑप्शन अब रह गया स्वामी दयानंद सरस्वती. स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही ये आर्य समाज की नींव रखी थी. ठीक है. उन्होंने फाउंड किया था. सो ये करेक्ट ऑप्शन इज स्वामी दयानंद सरस्वती. ठीक है. Now, your next question is the Simon Commission was boycotted by the Indian leaders because Simon Commission को इंडियन लीडर्स जो थे, भारतीय नेता जो थे, उन्होंने बॉयकॉट किया था. उन्होंने वहां से निकल गए थे. क्यों? Option A, it did not include any Indian members. Option B, it recommended partition of provinces. Option C, it aimed to reduce the powers of the provincial government. And option D, it was sent without any prior consultation. माने इसमें इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था इसलिए, या पार्टीशन प्रोविंस अलग अलग प्रांतों को पार्टीशन माने बंटवारा करने का रिकमेंड किया गया था, या इसका एम था प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पावर को कम करना, या फिर इसको बिना प्रायर कंसल्टेशन के, बिना पहले कंसल्ट किए हुए इसको बना दिया गया था. तो कौन सा कारण था? द करेक्ट ऑप्शन इज it did not include any Indian members. Simon Commission was boycotted by the Indians because it had no Indian members. उसमें जब साइमन कमीशन बना था, इसमें इन्होंने इंडियन मेंबर्स, सर जॉन साइमन जो थे, चेयरमैन थे इनके कमीशन के, जो चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, और सर जॉन साइमन के नाम से ही ये साइमन कमीशन हुआ. और इसमें इंडियंस एक्चुअली फेल्ट दैट द कमीशंस रिपोर्ट्स वर पार्शियल एंड inadequate. ये गलत है, ये पार्शियलिटी है. एंड एट द सेम टाइम इंडियंस फेल्ट वेरी इंसल्ट. इट वाज एन इंसल्ट टू देयर सेल्फ रेस्पेक्ट. ठीक है. उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट पर घाव हुआ, उनका आत्मसम्मान पर उनको चोट पहुंची. इसीलिए उन्होंने बॉयकॉट किया. उन्होंने इंडियन लीडर्स ने साइमन कमीशन से बॉयकॉट किया. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. साइमन कमीशन से बॉयकॉट क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स को शामिल नहीं किया गया था. इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली? लॉर्ड वेलेस्ली ने एक
इंट्रोड्यूस किया था एक सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस है क्या एक्चुअली? सब्सिडियरी अलायंस वाज अ पॉलिसी व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ही वाज द गवर्नर जनरल बंगाल। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 तक, उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली ने ये सब्सिडियरी अलायंस में पॉलिसी तैयार की थी, और उन्होंने अकॉर्डिंग टू दिस ही वांटेड टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पॉलिसी के अंतर्गत वो सब्सिडी अलायंस में वो उनकी पॉलिसी के अंतर्गत क्या था, वो ब्रिटिश रूल को इंडिया में एस्टैब्लिश करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे। और इसमें इंडियंस लोगों को, जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं उनको पे करना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ये चीजें उन्होंने शामिल की थी इस पॉलिसी में, कि जितने भी इंडियंस हैं, भारतीय हैं, उनको ब्रिटिश की आर्मी के लिए, ब्रिटिश के फोर्सेस के लिए, फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए उनकी जो भी खर्चे हैं वो इंडियंस को देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, वो किसी तरह दूसरे कंट्रीज के साथ ब्रिटिश की कंसेंट के बगैर, ब्रिटिश की रजामंदी के बगैर किसी दूसरे कंट्री के साथ अलायंस नहीं कर सकते, और वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते दूसरी कंट्रीज के साथ बिना बिना ब्रिटिश कंसेंट के, ब्रिटिश वालों की इजाजत के बगैर अगर इंडियन वाले चाहें दूसरे कंट्रीज के साथ वॉर डिक्लेयर करना, युद्ध करना, तो वो भी नहीं कर सकते। तो हर चीज इसमें, कोई भी डिसीजन लेना है ब्रिटिश वालों से पूछ के ही, उनकी रजामंदी से ही करना पड़ेगा। ये इन्होंने इस अलायंस में, इसमें पॉलिसी में शामिल किया था। और इसका साथ किसने दिया था? पहली जिन्होंने इस सब्सिडी अलायंस को, जिन रूलर ने एक्सेप्ट किया था, वो थे निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम अली खां इनका पूरा नाम है। निजाम ऑफ हैदराबाद निजाम अली खां, आसफ जाटू भी बोला जाता है, आसफ जाटू सेकंड, या फिर निजाम अली खां। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंस इन 1798। नाउ नेक्स्ट, the directive principles of state policy in the Indian Constitution were inspired by which country's constitution? Option A France, option B United States, option C Ireland, and option D Soviet Union. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया की जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, तो हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ अच्छी बातें शामिल की गई थी। हर देश की कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, उसको लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। तो कौन से, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कौन से देश से लिया गया था? फ्रांस से क्या लिया गया था? सबसे पहले हम देखें, फ्रांस से लिया गया था इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। एंड यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया था फंडामेंटल राइट्स। और ये सोवियत यूनियन से लिया गया था, दो तरह से वो था, प्रिएम्बल और आइडियल ऑफ जस्टिस। प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल किया गया था, जो यूएस सोवियत यूनियन में जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है वो लिया गया था। और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो आइडियल, जस्टिस का जो आइडियल है, जो आदर्श है, उसको लिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अब रह गया हमारा क्या? आयरलैंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो स्टेट पॉलिसी का किससे लिया गया था? ऑप्शन सी आयरलैंड से, ठीक है। फ्रांस का बता दिया, यूनाइटेड स्टेट्स का बता दिया, और सोवियत यूनियन का बता दिया। आयरलैंड से लिया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। दैट मींस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Delhi Darbar of 1911, where King George V was proclaimed Emperor of India, led to which significant administrative changes? जब दिल्ली दरबार 1911 में जब किंग जॉर्ज V को घोषित किया गया एम्परर ऑफ इंडिया, तो कौन सा बहुत बड़ा चेंज, शासन में कौन सा चेंज हुआ, कौन सा बदलाव हुआ? बंगाल का पार्टीशन हुआ, द पार्टीशन बंगाल। ऑप्शन बी, शिफ्ट ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, कैलकाटा से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुआ। या फिर रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी, इंट्रोडक्शन रॉलेट एक्ट का शुरुआत हुई। या फिर ऑप्शन डी, फॉर्मेशन इंडियन आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ और आईएनसी बना। इसका करेक्ट ऑप्शन है शिफ्ट ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, कैलकाटा से दिल्ली। 1911 में बहुत ही सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज था, जिसमें ब्रिटिश इंडिया में ने कैलकाटा से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। ये अनाउंसमेंट किया गया था किंग जॉर्ज V के द्वारा दिसंबर 12, 1911 में, ठीक है। और इसी से जो वाइस रॉय का रेजिडेंस का फाउंडेशन स्टोन, मतलब
वाइस रॉय का रेसिडेंस बनना शुरू हुआ। वाइस रॉय लोग यहीं पे तभी से रहने के लिए उनका फाउंडेशन हुआ। तो एनीवे, करेक्ट ऑप्शन है शिफ्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। जब ये बने एम्परर तो इन्होंने कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दिया कैलकाटा से दिल्ली। तो ये करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Now, the next question is the Doctrine of Lapse was primarily aimed at annexing princely states that lacked direct heir. Well, this policy was introduced by Doctrine of Lapse क्या है? Doctrine of Lapse जो है ये किन्होंने किया था? Doctrine of Lapse एक्चुअली है क्या? Doctrine of Lapse में एक इट वाज अ पॉलिसी, लॉर्ड डेलोजी ने ये किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका लॉर्ड डेलोजी है। लॉर्ड डेलोजी जो ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डेलोजी, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1848 से 1856 तक। और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसमें उनका क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स माने अगर कोई हेयर बने जो कोई वारिस ना हो, जो किसी भी रूलर माने इसमें इफ रूलर ऑफ अ प्रिंसली स्टेट डाइड, कोई प्रिंसली स्टेट कोई किसी जगह का रूलर अगर मर जाता है और का कोई स्वाभाविक वारिस नहीं होता है, माने अपना खून ना हो, मतलब अपना अपना खुद का बेटा ना हो, वारिस ना हो, तो वो सारी जो प्रॉपर्टी है वो जो उसकी जो वो स्टेट पूरा पास हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मैंने कितना खराब इन्होंने रूल बनाया था। ये खूब आता है, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। किसी का अगर वारिस नहीं है, माने लड़कियां तो नहीं मानी जाती थी वारिस, लड़के माने जाते थे। अगर गोद लिया हुआ बेटा भी नहीं माना जाता था। अगर खुद का पैदा किया हुआ खुद की संतान, वो भी लड़का ना हो, तो उसकी जो वो स्टेट है, पर्टिकुलर जो भी स्टेट है, जिस स्टेट का वो किंग है, अगर उसके मरने के बाद सारी स्टेट जो है वो पास हो जाएगी, चली जाएगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे स्टेट्स एनेक्स किए थे। एनेक्स माने हथियाए थे, कब्जा किया था, जिसमें सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, तंजौर, आरकट, अवध, इतने सारे जो स्टेट्स हैं इन्होंने एनेक्स किए थे, हथिया लिए थे, बिकॉज दे लैक्ड डायरेक्ट हेयर, उनका वारिस डायरेक्ट नहीं था। तो लॉर्ड डेलहौजी जो थे इन्होंने ही ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया था। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लॉर्ड डेलहौजी। Next, the drain theory, which criticized the economic exploitation of India by the British, was first articulated by option A. Bal Gangadhar Tilak, option B. Dadabhai Naoroji, option B. Bipin Chandra Pal, option D. Gopal Krishna Gokhale. Drain theory क्या है एक्चुअली? ड्रेन थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन माने एकदम, ड्रेन में क्या होता है? बहा के ले जाता है, आउटफ्लो होता है। तो ड्रेन थ्योरी में ब्रिटिश वाले जो है वो पूरी वेल्थ, इंडिया की जितनी भी धन संपत्ति है जो वो सब बहा के ले जा रहे थे अपनी देश में, मतलब लूट रहे थे, जैसे हम एक तरह से बोले तो। इसीलिए इसको ड्रेन थ्योरी बोला है। और ये पहला आर्टिकुलेटेड माने विचार रखना। पहली बार ये विचार सामने किसने रखा था? ये सामने रखा था दादा भाई नरोजी ने। सॉरी, drain theory मतलब that it is the idea that a country's economy can be negatively affected by the outflow of valuable assets। मनी है, गुड्स है, सामान, पैसा, ये सब चीजें वो लोग ले जाते थे अपने ब्रिटिश वाले। और दादा भाई नौरोजी को लगा कि भाई ये जो ब्रिटिश वाले इस तरह से हम लोग को मनी जो हम अपने ले जा रहे हैं बहा के, किसी तरह से वो ब्रिटिश वाले जो है वो ज्यादा से ज्यादा ले जाते थे और रिटर्न बहुत कम करते थे। इसीलिए ये ड्रेन थ्योरी बोला गया है। और ये बाल गंगाधर तिलक जी को ये सॉरी, आई एम सॉरी, दादा भाई नरोजी को ये लगा कि ये सारी जो है चीजें जो वो ले जा रहे हैं, बहा के ले जा रहे हैं, और इससे इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रही है। तो पहली बार दादा भाई नरोजी ने ही ये ड्रेन थ्योरी का ये जो बात जो इन्होंने रखी थी 1867 में इन्होंने किया था ये, क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट थे। ड्रेन थ्योरी आर्टिकुलेट किया था दादा भाई नौरोजी ने में 1867 में, बिकॉज ही वाज एन इकोनॉमिस्ट हु बिलीव दैट ब्रिटिश वर एक्सप्लॉइटिंग इंडियाज रिसोर्सेज, इंडियाज वेल्थ, इंडिया के रिसोर्सेज वो एक्सप्लॉइट कर रहे, बर्बाद कर रहे, ले जा रहे, लूट रहे। इसीलिए उन्होंने
ये थ्योरी रखी थी सामने, और इन्होंने अपनी ये एक बुक है इनकी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिएगा अब अगर ऑप्शन ये कभी आपका पूछा जाए दादा भाई नौरोजी की ये थ्योरी कौन सी बुक में है, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें इन्होंने पूरी आर्ग्यूमेंट दी थी कि ड्रेन किस तरह से इंडिया से, किस तरह से वो लोग अपने देश में ले जा रहे हैं पैसा, लूट कर ले जा रहे हैं। तो यही चीज दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ड्रेन थ्योरी किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, which prime minister of Britain was responsible for passing the Indian Independence Act of 1947? कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के जो रिस्पॉन्सिबल थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पास करने का? ठीक है, किसने किया था? ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी नेविल कैम्पबेल लेन, एंड ऑप्शन सी स्टेनली पेड्रन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जो पास हुआ था, इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन है, किसने पास किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लीमेंट। इसी में इन्होंने ही ये क्लीमेंट एटली इन्होंने ही बताया था कि इस एक्ट में दो न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, जो इंडिया और पाकिस्तान, दो कंट्री होंगे, और सारा पावर जो है वो इन पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये दो इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन्होंने ही किया था। ठीक है, in partitioned when British and India into two new independent states। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट 15 अगस्त को दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने थे, इंडिया पाकिस्तान, और ये 18 जुलाई 1947 में ये एक्ट पास हुआ था। 18 जुलाई 1947 में क्लीमेंट एटली ने ये एक्ट पास किया था। तो ये करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Now the next question is, who was the last independent ruler of the Maratha Confederacy before British annexation? कौन सबसे लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे मराठा कॉन्फेडरेसी के ब्रिटिश की एनेक्सेशन से पहले? जब ब्रिटिश लोग आए थे उनसे पहले लास्ट कौन थे? रघुनाथ, ऑप्शन ए रघुनाथ राव, ऑप्शन बी पेशवा बाजीराव टू, ऑप्शन सी शिवाजी थ्री, एंड ऑप्शन डी माधव राव। इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, कौन ऐसे लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे, इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है पेशवा बाजीराव टू। पेशवा बाजीराव टू was the last पेशवा of मराठा एम्पायर। ठीक है, और ही was the son of फॉर्मर पेशवा, पहले के जो पेशवा थे रघुनाथपुर, उनके बेटे थे, रघुनाथपुर के जो पेशवा थे उनके बेटे थे, और ये मराठा एम्पायर के लास्ट पेशवा थे। पेशवा बाजीराव 1795 से 1818 तक ये थे। कब से कब तक बता दिया। देखिए, पेशवा बाजीराव टू रूल किया था इन्होंने 1795 से 1818 तक। और नाना साहेब, जिनका नाम आपने सुना होगा, जो धोंदो पंथ के नाम से भी जाना जाता है, नाना साहेब जो थे इनके अडॉप्टेड सन थे। पेशवा बाजीराव टू के गोद लिए हुए बेटे थे, अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब। ठीक है, सो 1795 से 1818 तक इन्होंने रूल किया था, लास्ट पेशवा मराठा के। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया पेशवा बाजीराव टू। Now next, the concept of separate electorate for Muslims in India was first introduced under which act? Option A, Indian Councils Act 1892. Option B, Indian Councils Act 1909. Option C, Government of India Act 1919. And option D, Government of India Act 1935. इसमें मुस्लिम्स लोगों के लिए अलग इलेक्ट्रेट में द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंडियन काउंसिल्स एक्ट। आप ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट के में, इस एक्ट में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि ओनली, इसमें क्या है मतलब, सेपरेट इलेक्ट्रेट मींस ओनली मुस्लिम वोटर्स कुड वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स। माने रिलीजन पे बेस्ड था ये, जो ये सेपरेट इलेक्ट्रेट्स जो क्या अलग अलग इलेक्ट्रेट्स होंगे, मतलब रिलीजन पे बेस्ड, धर्म पे बेस्ड, मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम कैंडिडेट के लिए वोट कर पाएंगे, ये बोला गया था इसमें। और ये कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्ट्रेट सिस्टम था। और लॉर्ड मिंटो इस समय इंडिया के वाइस रॉय थे, लॉर्ड मिंटो, जिन्हें की फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट भी बोला जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देती जा रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ये फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट किसको बोला जाता है? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो कौन थे? वाइस रॉय थे उस समय इंडिया के। कब? जब इंडियन कॉन्सल्स एक्ट 1909 में पारित हुआ था, यानी कि पास हुआ था। और इसको किस और नाम से जाना जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसका दूसरा नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ओके। तो ये चीजें जो है वो सब अलग तरीके से, जो मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसको गैदर करते जाइए, लिखते जाइए, ये मेंशन करते जाइए, क्योंकि ये चीजें आपके किसी भी तरह से क्वेश्चन फॉर्म करके आ सकते हैं। ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1909 इज योर करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में किया गया था कौन से दो फिगर्स के बीच? शिवाजी महाराज एंड औरंगजेब, शिवाजी महाराज एंड जयसिंह वन, औरंगजेब एंड द डच, एंड जहांगीर एंड द ब्रिटिश। तो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो साइन किया गया था शिवाजी महाराज एंड जयसिंह वन के बीच। ठीक है। शिवाजी महाराज को बल्कि साइन किया था, इनको साइन करना पड़ा था। ही वॉज बिकॉज ही रियलाइज दैट द वॉर विद मुगल एम्पायर वुड कॉज ओनली डैमेज। उनको लगा था कि मुगल एम्पायर के साथ जो वॉर अगर करेंगे, अगर लड़ाई करेंगे, तो उसका केवल डैमेज ही होगा, उनका लॉस होगा। क्योंकि जयसिंह ने जो पुरंदर फोर्ट है उसको उन्होंने हथिया लिया था। तो ये 11 जून 1665 में राजपूत रूलर जय सिंह जो कि कमांडर थे मुगल एम्पायर के, और महाराजा छत्रपति शिवाजी, इनके बीच में साइन किया गया था। और पुरंदर फोर्ट, क्योंकि जैसे मैंने बोला जय सिंह ने हथिया लिया था, तो छत्रपति शिवाजी को रियलाइज हुआ कि अगर मुगल एम्पायर के साथ अगर हम वॉर करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा डैमेज होगा, हैवी लॉस होगा। तो इसीलिए उन्होंने ट्रीटी साइन कर लिया था। और इस ट्रीटी के अंदर क्या था? इस ट्रीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवाजी को इस ट्रीटी में, इस समझौते में, ट्रीटी क्या है? समझौता। इस समझौते में ये बताया गया था कि शिवाजी को जब भी मुगल की जरूरत पड़ेगी, मुगल मुगल वालों को हेल्प करने की जरूरत पड़ेगी, शिवाजी को हेल्प करना पड़ेगा। मुगल्स भी माने शिवाजी वॉज रिक्वायर्ड टू हेल्प द मुगल्स वेन एवर एंड वेर एवर रिक्वायर्ड। जब भी मुगल शासकों को मदद की जरूरत पड़ेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी, शिवाजी ना चाहते हुए भी उनकी मदद करेंगे। ठीक है। और शिवाजी जो थे, उन्होंने अपने बहुत सारे फोर्ट्स भी उनके नाम दे दिया। पुरंदर, रुद्रमल, कुंडाना, करनाला, रोगा, दिसागत, बहुत सारे फोर्ट्स थे जिन्होंने, किले थे जिन्होंने शिवाजी ने उन लोगों के अंडर में कर दिया था। तो, क्या बोलते हैं उसके अंडर में, राजा जयसिंह के अंडर में। राजा जयसिंह ने औरंगजेब के बिहाफ से साइन किया था जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये औरंगजेब के उससे जयसिंह जो थे, साइंड ऑन बिहाफ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। मुगल एम्परर औरंगजेब के बिहाफ से, उनकी तरफ से उन्होंने साइन किया था। ट्रीटी ऑफ पुरंदर किस बारे में था वो मैंने बता दिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, शिवाजी एंड जयसिंह। So your correct answer is Shivaji Maharaj and Jai Singh. Now your next question is, the Chitgaon Army Raid was organized by which revolutionary leader in 1935? Option A, Bhagat Singh. Option B, Chandrasekhar Azad. Option C, Surya Sen. And option D, Ram Prasad. चटगांव आर्मरी रेड जो था, इसमें जो है वो छापा, जिसे कहते हैं छापा मारा गया था। चटगांव शास्त्रागार बोलते हैं, हिंदी में बोलते हो, चटगांव शास्त्रागार पे छापा मारा गया था। और ये कौन से लीडर थे, रेवोल्यूशनरी लीडर, क्रांतिकारी कौन से थे इनमें से, जिन्होंने ये छापा मारने की जो प्लानिंग थी उनकी थी? तो इनमें से जो कर ऑप्शन का है वो है सूर्य सेन। सूर्य सेन वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी लीडर एंड इंडियन रिपब्लिक आर्मी के और हेड थे। एंड उन्होंने ये क्यों किया था? 18 अप्रैल 1930 में, ये 18 अप्रैल 1930 में ये रेड किया गया था सूर्य सेन के द्वारा, बिकॉज ही बिलीव्ड दैट टू फाइट विद ब्रिटिश वी नीड फोर्स। माने ब्रिटिश के साथ लड़ने के लिए हमें ताकत की जरूरत है। तो उन्होंने बहुत सारी जगहों में छापा मारा था। अ, काफी जगहों में उन्होंने ये छापा मारा था, जिसमें बहुत सारे ब्रिटिश वालों के जो पुलिस वालों के जो सेंटर थे, जहाँ आर्मरी सेंटर थे, जहाँ पे आर्म्स रखे जाते हैं, जो माने इट वाज एन एड, इट वाज
an attempt to seize the armory of the police and auxiliary forces चिटगांव में, जो कि बांग्लादेश में है अब तो, अब बांग्लादेश में है। तो ये जो जहां पे उन्होंने छापा मारा था वो चिटगांव, वो अब नाउ इट इज इन बांग्लादेश, याद रखिएगा। तो जो पुलिस की जितनी भी आर्मरी है, जितने शस्त्रागार जितने हैं, उन पर उन्होंने छापा मारा था। छापा मार के उन्होंने सारे मतलब हथियार, उनको पता था कि ब्रिटिश वालों के साथ लड़ने के लिए हथियारों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए उन्होंने ये काम किया था, ऑर्गेनाइज किया था। So your correct option is Surasane. Option C, Surasane is your correct answer. Now the next question is, which act introduced the concept of diarchy in Indian provincial governments? Indian Councils Act 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, and Indian Independence Act 1947. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरकी ये है क्या? इसमें डाय मतलब ही पता चल रहा है दो, ठीक है। डायरकी जो सिस्टम था, इट वाज अ सिस्टम ऑफ को रूल बिटवीन टू पीपल शेयर पावर, माने इसमें दो, डाय मतलब ही दो का पता चल रहा है, तो इसमें दो लोग पावर शेयर करते थे, आइदर लॉफुली और बाय फोर्स, चाहे कानून के हिसाब से या फिर बाय फोर्स। दो लोग पावर शेयर करते थे, अपनी ताकत शेयर करते थे। इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात है, ब्रिटिश लोग पावर रिटेन करते थे फाइनेंस एंड लॉ पे, और इंडियन मिनिस्टर्स कंट्रोल करते थे कुछ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे, कुछ प्रांतों के जो प्रजा है उन पर इंडियन मिनिस्टर्स अपना अधिकार रखते थे, और जो फाइनेंस और लॉ में जो ब्रिटिश वाले हैं वो अपना पावर, मैंने जो भी कंट्रोल था वो दो लोगों में डिवाइडेड, ठीक है। सब्जेक्ट्स जो थे वो टू कैटेगरीज में डिवाइड थे, रिजर्व्ड था और ट्रांसफर्ड था। ये चीज आप तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मेन चीज है ये किसने, कौन से एक्ट में हुआ था जिसमें पावर शेयर किया जाएगा, वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेक केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की नाम से भी जाना जाता है, आप लोग पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉन्टेक केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। इसमें इंडियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में डायरकी सिस्टम मैंने किया गया था, मैंने पावर को शेयर किया जाएगा दो लोगों में। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which Sufi saint is popularly known as the Chirag-e-Delhi, lamp of Delhi? चिराग-ए-दिल्ली बने लैम्प ऑफ दिल्ली, कौन से सूफी संत को बोला जाता है? ऑप्शन ए शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी हजरत निजामुद्दीन औलिया, और ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, सूफी संत नसीरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली बोला जाता है, और 14th सेंचुरी के पोएट थे ये। चिश्ती के ऑर्डर में, चिश्ती के जो ऑर्डर जितने भी चिश्ती थे उनमें 14th सेंचुरी के ये पोएट थे, चिश्ती ऑर्डर के ये मेंबर थे, और अयोध्या में पैदा हुए थे उत्तर प्रदेश में, और 40 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 40 ही जस्ट मूव दिल्ली, वो एकदम हिला के रख दिया था दिल्ली को, एकदम मतलब बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। और ये निजामुद्दीन औलिया, ये देखिए निजामुद्दीन और नसरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली बोला जाता है, और ये 14th सेंचुरी के पोएट थे। चिश्ती के ऑर्डर के, जितने भी चिश्ती ऑर्डर में ये मेंबर भी थे, और अयोध्या में पैदा हुए थे उत्तर प्रदेश में अराउंड 1274 में, और एट द एज ऑफ 40 ही मूव दिल्ली। पूरे 40 साल की उम्र में इन्होंने दिल्ली को पूरा हिला के रख दिया था, निसारुद्दीन महमूद ने, नसीरुद्दीन महमूद, आई एम सॉरी, नसीरुद्दीन महमूद ने, ठीक है। और ये निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल, शिष्य भी बन गए थे, और बाद में उनके सक्सेसर भी बन गए थे। लास्ट इंपॉर्टेंट सूफी थे ये चिश्ती ऑर्डर में, दिल्ली में जितने भी चिश्ती में जितने सूफी, लास्ट सूफी संत थे। इनका टॉम्ब, इनका जो टॉम्ब भी बनाया गया है, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने इनके नाम पे टॉम्ब भी बनाया था। तो कौन से सूफी संत है जिनको चिराग दिल्ली बोला जाता है? वो है नसीरुद्दीन महमूद। देन दैट मींस ऑप्शन डी इज योर ऑप्शन। Now the next question is the Vernacular Press Act 1878 aims to restrict freedom of the press in which way? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो हुआ था उसमें किस तरह से आजादी छीनी गई थी प्रेस वालों की? नंबर वन, बैनिंग ऑल इंग्लिश पब्लिकेशन, सारे इंग्लिश पब्लिकेशंस को बैन कर दिया गया था। नंबर टू, टारगेटिंग द इंडियन लैंग्वेज प्रेस, क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, मतलब ब्रिटिश पॉलिसीज का
कि क्रिटिसाइज नहीं करना, आलोचना नहीं कर सकते इंडियन लैंग्वेज वाले जो हैं, और मैंने भारतीय पत्रिका जो छापते हैं, और सेंसरशिप आर्टिकल्स वेस्टर्न कंट्रीज की सेंसरशिप, और मेकिंग इट इलीगल इंडियंस के लिए न्यूज़पेपर्स पब्लिश करना इलीगल। तो ये चीज जो है, इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन वे वो तो है आपका कौन सा, फ्रीडम छीना गया था, टारगेटिंग द इंडियन लैंग्वेज प्रेस क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, माने इट वाज, ये प्रपोजल जो लॉर्ड लिटन ने दिया था। लॉर्ड लिटन जो कि उस समय ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, 1876 से 1880 तक ये वाइसरॉय थे। एंड he intended to prevent the vernacular press from expressing criticism of British policies। जो opposition उस समय बहुत ज्यादा विरोध चल रहा था, तो ब्रिटिश वालों के खिलाफ कुछ भी छाप नहीं सकते, इंग्लिश इंग्लिश वालों के खिलाफ, ब्रिटिश वालों के जो पॉलिसीज है उनके खिलाफ कोई भी कुछ छाप नहीं सकता, ये रेस्ट्रिक्शंस उन पे कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ तक कि अगर वो लोग छाप भी देते तो उनको जेल भेज दिया जाता था, ये चीज था। तो ये लॉर्ड लिटन ने किया था। तो इनका जो कौन सी फ्रीडम छीनी गई थी, टारगेटिंग द इंडियन लैंग्वेज प्रेस क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश वालों का कोई भी आलोचना या क्रिटिसाइज नहीं छाप सकते इंडियन प्रेस वाले जो नॉन ब्रिटिश है। ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Now the next is which Mauryan empire, which Mauryan ruler converted to Jainism and abdicated the throne to live as a ascetic? कौन से ऐसे मौर्यन रूलर थे, शासक थे, जिन्होंने कन्वर्ट कर दिया जैनिज्म को और उन्होंने एब्डिकेट कर दिया थ्रोन, राजगद्दी को उन्होंने त्याग दिया और एक तपस्वी एसेटिक, एक तपस्वी का लाइफ उन्होंने जीना शुरू किया। ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसारा, ऑप्शन डी बृहद्रथा। जो मौर्यन रूलर जिन्होंने जैनिज्म में कन्वर्ट कर लिया था अपने आप को, और मौर्यन थे लेकिन जैनिज्म में उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था और तपस्वी का जीवन जीने लगे थे अपना गद्दी छोड़कर, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अडॉप्ट किया था जैनिज्म एंड तपस्वी बन गए थे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जैन संत भद्रबाहु, माने जैन संत थे, जैन सेंट थे वो भद्रबाहु, उनके कांटेक्ट में आकर, उनके इन्फ्लुएंस में आकर, उनके प्रभाव में आकर उन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था। एंड ये कहा जाता है कि मॉडर्न जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो हिल्स में चले गए थे, पहाड़ों में चले गए थे, मैसूर के पास एक जगह है वहां पे चले गए थे, और वहां पे उन्होंने जो सेले खाना बोलते हैं, जैन का रिचुअल होता है फास्टिंग, मतलब इसमें फास्ट करते हैं ये लोग और मेडिटेशन करते हैं, मतलब तपस्या करते हैं और भूख प्यास सब छोड़ देते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी जो है वो एकदम दुबला दुबला हो जाए, एकदम खाना बिना खाना पिए और बिना खाए पिए, इस तरह से स्लो स्टार्वेशन जिसे हम बोलते हैं, धीरे धीरे खाना या पीना सब छोड़कर भूख को बर्दाश्त करते करते अल्टीमेटली वो अ, मौत को प्राप्त हो जाते हैं। इट इज कंसिडर्ड द आइडियल वे टू डाई इन जैनिज्म। जैनिज्म में बहुत आइडियल आदर्श तरीका माना जाता है कि बिना खाए पिए मेडिटेशन करो, तपस्या करो और धीरे धीरे इस तरह से, जब खाएंगे पिएंगे नहीं तो मर जाएंगे। तो ये बहुत ही नॉन वायलेंस भी माना जाता है एक तरह से, एंड ये आदर्श माना जाता है, एक आइडियल वे टू डाई माना जाता है जैनिज्म में। तो इनके जो एस्थेटिक जो बने थे मौर्यन एम्पायर, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स वाज रिस्पांसिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल ने किया था? ये अभी हम पिछले पे कुछ क्वेश्चंस, जो पीछे क्वेश्चंस में हमने पढ़ा, इसके जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो लॉर्ड डलहौजी इज योर करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट, which 13th century ruler was known as a slave king and established the Mamluk dynasty in Delhi? Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Balban, Razia Sultan। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके करेक्ट, इसका है जो करेक्ट ऑप्शन है। स्लेव डायनेस्टी
ये स्लेव किंग के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक माने जाते हैं, जो कि सुल्तान थे दिल्ली के। इन्होंने ही मुमलुक डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। और हालांकि इनका सुल्तान बहुत कम समय के लिए ही बने थे। 1210 में ये इनकी डेथ हो गई थी। और इनके जो सक्सेसर थे वो आराम शाह थे, थ्रोन में आए थे। और इनको असैसिनेट कर दिया था इल्तुतमिश ने 1211 में। आराम शाह सक्सेसर आराम शाह रोज टू द थ्रोन ओनली टू बी असैसिनेटेड। इनके जो सक्सेसर थे आराम शाह, उनको इल्तुतमिश ने 1211 में असैसिनेट कर दिया था, मार दिया था। तो बहुत शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही कम समय के लिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सुल्तान बने रहे। तो जो स्लेव किंग बोला जाता है, किसको बोला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। सो ये करेक्ट ऑप्शन इज कुतुबुद्दीन ऐबक। Okay. So with this, we have come to the end of this video, and best of luck to all my students. सबको मेरी तरफ से बहुत सारी blessings, बहुत सारा best of luck. आप लोग इन क्वेश्चन को खूब पढ़िए और भगवान करे आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा बने. So, I will this video here and we'll meet in the next video. Till then, bye bye. Thank you.